तो इस दिल्ली और मॉस्को जो ये कविता है दिनकर जी की, इस कविता का रचना काल है 1948। ठीक है, 1948 में ये कविता दिनकर जी ने लिखी। इस कविता को क्यों लिखा, क्या इसके पीछे लिखने की भावनाएं रही, अगर इसकी बात करें तो 1939 से लेकर के 1945 तक दिनकर जी ने जो कुछ भी लिखा, कहते हैं उससे उनकी एक उग्र राष्ट्रीयता की भावनाओं में कोई कमी नहीं दिखाई देती। क्योंकि क्या था कि उस समय देश अंग्रेजों के अधीन था और ये सरकार, उस समय सरकार में ये नौकरी करते थे सरकारी। ठीक है, तो उस समय क्या था कि सरकार उन्हें जहां बिठा देती थी, सरकार ने उन्हें जहां बिठा दिया वो वहीं से राष्ट्र विरोधी कामों की, वो जहां पर उन्होंने, सरकार ने उनको मतलब बिठाया था उस नौकरी में अंग्रेजों ने, वो क्या था, राष्ट्र विरोधी कामों की जगह थी जहां दिनकर को पहुंचाया उस अंग्रेजी सरकार ने। और इससे क्या था कि उनका यानी कि इससे निस्तार उनका तभी हो सकता था, यानी यदि वे नौकरी से इस्तीफा देते तभी इस चीज को वो छोड़ सकते थे। लेकिन क्या था, स्थितियां, आर्थिक स्थितियां ऐसी थी कि वो गरीबी के भय के कारण नौकरी भी नहीं छोड़ना चाह रहे थे और अपने देश विरोधी कामों में भी वो नहीं लगना चाह रहे थे। तो इसके कारण ये क्या था कि वो उससे भयभीत होकर उस नौकरी से चिपके रहे और निंदा, कुत्सा और कलंक की बातें सुनकर भी अपने देश के प्रति उन्होंने क्या किया, नौकरी नहीं छोड़ी थी, सरकारी नौकरी जो उनको मिली थी। और उसका परिणाम ये हुआ कि उनके व्यक्तित्व में वह सुगंध आने से रह गई जो विद्रोह की वाणी से नहीं, बगावत में व्यवहारिक भाग लेने से आती है। ठीक है, तो इस तरह से क्या था कि एक जगह उन्होंने, एक चक्रवाल नाम का उनका काव्य है, उसमें वो लिखते हैं दिनकर जी कि राजनीति में आने से मैं बचना चाहता था। दिनकर जी अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं कि राजनीति में आने से मैं बचना चाहता था और अंत तक मैं उससे बच भी गया। बच तो वो गए किंतु उसकी कीमत भी उनको चुकानी पड़ी, बाद में ना होने पर भी बदनामी से ना बचे। युद्ध प्रचार ऐसी ही काजल की कोठरी थी, युद्ध प्रचार विभाग ने चाहा कि प्रचार साहित्य पर दिनकर का नाम जाया करे और इस मामले में वे बेदाग निकल गए। तो ये जो इन्होंने रचना लिखी, दिल्ली और मॉस्को जो कविता लिखी, ठीक है, तो इसमें उन्होंने एक जगह ये जिक्र आता है कहीं, जब इसके साहित्य को पढ़ते हैं तो दिनकर जी जब ऐसी जगह, चूंकि अंग्रेजी नौकरी में थे, सरकारी नौकरी में थे, तो दिनकर जी को ऐसी जगह पहुंचाया गया जहां पर क्या था कि मतलब देश विरोधी बातें हुआ करती थी, निंदा होती थी। तो दिनकर जी अपने खास मित्रों से कहते थे कि मतलब दिनकर जी के जो खास मित्र थे वो कहते थे कि दिनकर जी की भी निंदाएं होती थी, और क्योंकि वो सरकारी ऐसे विभाग में थे जहां पर ये यानी युद्ध विभाग में उनको भेजा गया। तो इस तरह से जापान का जब युद्ध हुआ, ठीक है, तो वो भी कहने लगे, तब दिनकर ने कहा कि मैं उसका विरोध करूंगा। और क्या देश ने आंदोलन इसलिए छोड़ा है कि वो किसी देश का गुलाम बन जाएगा। युद्ध समाप्ति के बाद ये सारी घटनाएं, मतलब इन सारी घटनाओं ने दिनकर जी के व्यक्तित्व को काफी हद तक प्रभावित किया। अब बात आती है कि दिल्ली और मॉस्को कविता का भाव क्या है, इन्होंने क्या व्यक्त करने की कोशिश की इस कविता में। तो 1948 में लिखी ये कविता दिल्ली और मॉस्को, ठीक है, उनकी एक प्रसिद्ध ही कविता के तहत आती है, प्रसिद्ध कविता है जिसमें उन्होंने क्या किया है, मॉस्को की वंदना की है। ठीक है, मॉस्को जो है देश, उसकी उन्होंने वंदना की है इसमें। ठीक है, और मॉस्को की वंदना उसी निष्ठा और श्रद्धा के साथ उन्होंने इसमें की है जिससे जिस निष्ठा के साथ हिंदू के धर्म के लोग अपने काशी धाम की करते हैं या मुसलमान लोग मक्का शरीफ की करते हैं, उसी निष्ठा के साथ दिनकर जी ने मॉस्को की वंदना इस कविता में की है। और वे अप्रत्यक्ष रूप से साम्यवादियों पर थोड़ा सा इसमें आक्षेप भी लगाते हैं, प्रत्यक्ष रूप से नहीं कहते लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से कुछ आरोप लगाते हैं। और उन्होंने सन 42 की क्रांति का साथ क्यों नहीं छोड़ा, ये कविता दिनकर जी की उस समय की राजनीतिक जो विचार थे 1948 में, उन राजनीतिक विचारों की कुंजी कह सकते हैं ये दिल्ली और मॉस्को जो कविता है। वे साम्यवाद की एक तरफ प्रशंसा करते हैं, मॉस्को को लाल भवानी कहते हैं और देश में घटित होने वाली जो घटनाएं हैं, साम्यवादी क्रांतियों का स्वागत करते हैं। ये कविता ठीक उसी शैली में लिखते हैं जो जैसी कविता इन्होंने दिल्ली नाम की शीर्षक से लिखी। तो आगे, तो इस तरह से ये कविता, इसका भाव आप समझ सकते हैं। आगे जब आप इस कविता के दिल्ली वाले पोर्शन पे पहुंचे तो यहाँ पर दिल्ली का भी इन्होंने, कि दिल्ली की स्थिति का भी वर्णन किया है। ठीक है,
तो इन सारी चीजों को वो यहाँ पर वर्णित करते हैं। ठीक है, दिल्ली की उनको याद आती है, कवि के हृदय पर जब दिल्ली को याद करता है तो एक चोट लगती है। जो लोग मास्को की वीरता के इतने प्रशंसक थे, वे दिल्ली के सत्याग्रहियों का साथ क्यों नहीं देते? इन सारे प्रश्नों को लेखक यहाँ पर उठाता है। ये तात्कालिक राजनीतिक स्थिति जो 1948 की थी, उसको लेखक यहाँ पर व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो इस कविता के व्याख्या पे चलते हैं, रचना का नोट कर लीजिएगा। तो कहते हैं, जय विधाई के अमर क्रांति की, अरुण देश की रानी, रक्त कुसुम धारणी, जगत तारणी, नव शिवे भवानी, अरुण विश्व की काली जय हो, लाल सितारों वाली जय हो, दलित बुभुत्स विषण मनुष्य की शिखा रुद्र मतवाली जय हो, जगत ज्योति जय जय भविष्य की राह दिखाने वाली, जय समत्त की सखा मनुष्य की प्रथम विजय की लाली। तो यहाँ पर वही बताते हैं, मास्को शहर, मास्को देश की, मास्को की वंदना करते हैं, वास्को का एक गुणगान करते हैं यहाँ पर दिनकर जी इस कविता के माध्यम से। और कहते हैं कि उसको, कहते हैं कि जय, उसको विधायिका बोलते हैं, कहते हैं अमर क्रांति की विधायिका बोलते हैं मास्को को। उस अरुण देश की रानी कहकर संबोधित करते हैं। लाल रक्त कुसुम धारणी, यानी लाल कुसुम यानी फूलों को धारण करने वाली, जगत को तारने वाली, उस नए शिव भवानी का रूप देते हैं मास्को को। और कहते हैं कि अरुण, और उस अरुण विश्व की काली, यानी उसको कहते हैं अरुण विश्व की काली कहते हैं। और कहते हैं कि जय हो ये लाल सितारों वाली मास्को, मास्को की ही हर जगह यहाँ पर वो एक विजयी उसकी वंदना कर रहे हैं। और कहते हैं दलित बुभुक्ष विषण मनुज की शिखा रुद्र मतवाली जय जय, यानी जो दलित वर्ग है, बुभुक्ष जो भूखा है ना, विषण मतलब जो मनुष्य, यानी जो क्या है, उदास है व्यक्ति, उस ऐसे मनुष्य की, है ना, उस रुद्र, यानी कि उस रुद्र के समान मतवाली, उस शिखा, उस रुद्र की मतवाली शिखा के समान उस मास्को की, कहते हैं कि उस मास्को की जय की बात करते हैं दिनकर जी। कहते हैं जगत ज्योति जय जय भविष्य की राह दिखाने वाली, आगे उस मास्को की क्रांति का आह्वान करते हैं। कहते हैं कि हे आगे आगे के भविष्य की राह को दिखाने वाली, हे जगत ज्योति जय समत्व की शिखा। ठीक है, कहते हैं समत्व की मतलब एक समान भाव जो जिसमें जगे, कहते जो समानता का भाव जागृत करे उसके। और कहते मनुज की प्रथम विजय की लाली, जो मनुष्यता के विजय की प्रथम लाली है, यानी क्रांति, जो मतलब उसकी प्रथम विजय की जो पहचान है। और कहते भरे प्राण में आग भयानक विप्लव का मद ढाले। और कहते हैं कि जो क्या है, एक भयानक विप्लव, विप्लव का मतलब एक विपदा होती है, यानी हलचल जिसको कहते हैं, या उथल पुथल कह सकते हैं। तो कहते हैं कि जो प्राणों में जिसकी आग भरी है, जिसके, और जो भयानक एक उथल पुथल को अपने अंदर ढाले हुए, धारण किए हुए, और देश विदेश में घूम रहे, कहते हैं कि और जिसके सैनिक हर देश देश में जिसके मतवाले सैनिक घूम रहे हैं, कहते हैं कि ऐसे ऐसे उस मास्को की वहां पर कवि जय जय करते हैं। और कहते हैं नगर नगर जल रही भट्टियां, घर घर सुलग रही चिंगारी, ये आयोजन जगत दहन का, ये जल उठने की तैयारी। तो कहते हैं कि हर नगर नगर में, हर शहर शहर, हर घर घर में कहते एक मानो एक भट्टियां सी दहक रही हैं, मानो चिंगारियां सी उठ रही हैं उस विद्रोह की, उस आग की। और ये आयोजन मानो ऐसा है, मानो इस संसार को दहन करने का, इस संपूर्ण जगत को दहन करने का ये मानो ये आयोजन है। और ये उसको उसको जलाने की, जलाने की मानो ये तैयारी है। कहते हैं देश देश में शिखा क्षोभ की, उमड़ घुमड़ कर बोल रही है, और लरज रही चोटियां सैल की, धरती क्षण क्षण डोल रही है। और कवि कहते हैं कि उसकी वीरता की यहाँ पर प्रशंसा करते हैं कि हर देश देश में मानो एक क्षोभ, यानी दुख की, यानी कि एक जो नहीं दुख की स्थिति जो व्याप्त है हर देश में, मानो वो उमड़ घुमड़ कर वो दुख की, यानी कि जो शिखा है वो मान लो बोल रही है। और कहते हैं कि शैलों की जो चोटियां हैं वो, और वो धरती मानो ऐसा लग रहा है कि जैसे डोल सी रही है, अंगारे फूट रहे हैं, कढ़े अंबर में लाल सितारे, और आकाश में मानो लाल लाल सितारे उस अंगार के रूप में फूट रहे हैं। और अंगार, और कहते हैं फटी भूमि में बड़े ज्योति के लाल लाल फव्वारे। और कहते हैं धरती फटी है और उसमें ऐसा वो ज्योति के रूप में लाल लाल वो फव्वारे उठ रहे हैं। बंद विषमता के विरुद्ध सारा संसार उठा है, अपना बल पहचान लहर का पारावार उठा है। लहर एक जो क्रांति आई है ना, जो एक जो उस क्रांति का यहाँ पर कवि समर्थन करते हैं, एक तरह से उसकी प्रशंसा भी करते हैं कि विषमता के विरुद्ध जो सारा संसार आज उठ खड़ा हुआ है, अपने बल को पहचान करके, यानी मानो उस बल का एक एक उस लहर सी उठी है, उस लहर का एक तरह से पारावार लहर की उठ चुकी है।
छिन्न भिन्न हो रही मनुष्यता के बंधन की कड़ियां, देश देश में बरस रही आजादी की फुलझड़ियां। और कभी कहते हैं कि वो साम्यवादी व्यवस्था यानी कि जो मास्को की जो नीतियां थी, वो कहते हैं कि आज हर देश में मानो ये इस तरह से उस साम्यवादी जो व्यवस्था है उसकी कभी यहाँ पर एक पीठ पीछे से थोड़ी आलोचना भी करते जाते हैं, कि कहते हैं कि यानी कि छिन्न भिन्न यानी मनुष्यता के जो बंधन की जो कड़ियां है वो मानो छिन्न भिन्न होती चली जा रही है। आज हर देश में देखो तो मानो आजादी की वो फुलझड़ियां सी बरस रही हैं हर देश में। कहते हैं एक देश है जहां विषमता से अच्छी हो रही गुलामी, जहां मनुष्य पहले स्वतंत्रता से हो रहा साम्य का कामी, भ्रमित ज्ञान से जहां जांच हो रही दीप्त स्वातंत्र समर की। कवि कहते हैं कि एक देश है जहां हर देश की बातें यहाँ पर हो रही है कि एक देश जहां विषमताएं व्याप्त है और जहां विभिन्न विषमताओं से अच्छी उनकी गुलामी अच्छी लग रही है लोगों को, जहां मनुष्य पहले स्वतंत्रता से हो रहा साम्य का काम है, यानी जहां व्यक्ति क्या कर रहा है, जिसको स्वतंत्रता से ज्यादा वो साम्यवादी नीतियां पसंद आ रही हैं, व्यक्ति को वो साम्यवादी क्रांति यानी जो नीतियां हैं वो उसका व्यक्ति मुरीद हो रहा है। और भ्रमित ज्ञान से जहां जांच हो रही दीप्त स्वातंत्र समर की ओर, कहते हैं जहां जहां एक ऐसे ऐसे ज्ञान का संचार हो रहा है जो भ्रमित करने वाला है, और जिससे क्या हो रहा है, दीप्त स्वतंत्रता के दीप्त की जो यानी कि युद्ध भूमि में जो स्वतंत्र समर की यानी कि स्वतंत्रता का जो युद्ध है, ठीक है, जो कहते हैं कि जिस भ्रमित ज्ञान से उसमें स्वतंत्रता की जो समर की जो दीप्ति है उसको जहां पर जिस देश में जांचा जा रहा है, जहां मनुष्य है पूज रहा जग को विसार सुध अपने घर की। और कहते हैं कि जहां पर मनुष्य अपने घर को भूल करके अब क्या कर रहा है, अपने पूज रहा इस संसार को पूज रहा। मतलब देखो कवि यहाँ पर अपने देश के उन लोगों को भी एक तरह से परोक्ष रूप से कह रहा है कि हमें अपने देश में जब आंदोलन हुआ, जब गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन हुआ, ये सारे आंदोलन हुए, तो लोगों ने उतना साथ नहीं दिया जितना वहां पर उस साम्यवादी क्रांति का साथ यानी समर्थन लोग करते हैं। तो कवि वही कहता है कि अपने देश को, अपने जग को, अपने घर की चिंता नहीं है, अपने देश की चिंता नहीं है, जहां का मनुष्य क्या कर रहा है, देश के आज मनुष्य पूज रहा है संसार को, दूसरे देश के इस संसार को लोग पूजा कर रहे हैं, अपने घर की चिंता उनको भूल गए हैं अपने घर की। और जहां मृषा संबंध विश्व मानवता से नर जोड़ रहा, और कहते हैं कि जहां मृषा मतलब झूठे संबंध, विश्व मानवता के नाम पर व्यक्ति क्या कर रहा है, एक झूठे संबंधों को व्यक्ति जोड़ रहा है, जन्म भूमि का भाग्य जगत की नीति शिला पर फोड़ रहा। और कहते हैं कि जो बड़ी अपनी नीतियों के बल पर, उस नीति रूपी शिखाओं पर क्या कर रहा है, इस अपने जन्मभूमि का जो जो भाग्य उसको मिला, इस भारतवर्ष में जो जन्मभूमि जन्म लेने का, कहते हैं उस भाग्य को उन नीति की शिलाओं पर व्यक्ति आज फोड़ रहा है। और कहते चिल्लाते हैं विश्व विश्व जहां चतुर नर ज्ञानी, बुद्धि भीरु सकते न डाल, जलते स्वदेश पर पानी, जहां मास्को के रणधीरों के गुण गाए जाते हैं, दिल्ली के रुधिराक्त वीर को देख लोग सचू सकुचाते। अपने देश की बात कभी करते हैं कि जहां पर बड़े विश्व की बात होती है, जहां पर बड़े चतुर लोग हैं, जो बड़े अपने आप को ज्ञानी समझते हैं, जो बुद्धि भीरु कभी कहते हैं ऐसे लोगों को, जो ज्ञानी होकर के भी कायर हैं, बुद्धिमान कायर होते हैं, ऐसे लोग कभी कहते हैं, जो ऐसे लोग जो अपने जो विश्व की बात करते हैं, जो आज अपने स्वदेश पर अपने जलते हुए यानी स्वदेश पर जो पानी की दो बूंद ना डाल सके, जो अपने यानी कि अपने देश को स्वयं ना बचाने का कोई प्रयास कर सके, जो उस अपने देश को बचाने के लिए लोगों के साथ ना हो सके, कहते हैं ऐसे ऐसे लोग, ऐसे बुद्धिवीर हो यानी ऐसे बुद्धिमान कायर लोग हमारे देश के, जो क्या करते हैं, जिस देश में मास्को के जो वीर योद्धा हैं उनके गुण गाते हैं, अपने योद्धाओं की याद उनको नहीं आती, अपने देश के वीरों का गुण उनके मुंह से उनका गुणगान नहीं निकलता। दिल्ली के रुद्राक्ष वीर को देख लोग सकुचाते। और कहते मास्को के तो रणधीरों के वो गुण गा लेते हैं, लेकिन दिल्ली में जो रुधिर से यानी कि जो वीर योद्धा है, रुधिर से सने हुए जो योद्धा है, कहते उनको देखकर लोग सकुचा जाते हैं जिस देश में। तो कवि कहता है कि ऐसे देश की अपनी स्थिति का, वहां की एक तरह से उस विडंबना का वर्णन कवि यहाँ पर कहते हैं। और दिल्ली की बात करते हैं,
दिल्ली आह कलंक देश की, दिल्ली आह ग्लानि की भाषा, दिल्ली आह मरण पौरुष का, दिल्ली छिन्न भिन्न अभिलाषा, विवश देश की छाती पर ठोकर की एक निशानी, दिल्ली पराधीन भारत की जलती हुई कहानी। उस तत्कालीन 1948 में जो दिल्ली के, ये दिल्ली का मतलब कहने का भाव कि नेताओं की जो स्थिति थी, जो बुद्धिजीवियों की जो स्थिति थी, उसका कवि वर्णन करता है कि दिल्ली उस समय, कि आज जब जो गांधी जी जो आंदोलन करते हैं या देश में जो अंग्रेजों को भगाने के लिए जो आंदोलन होते हैं, उसका कोई समर्थन क्यों नहीं करता है, दूसरे लोगों का समर्थन, बाहरी लोगों का समर्थन क्यों किया जाता है। तो कवि कहते हैं ये दिल्ली क्या बन गई, आज मानो कलंक बन गई है हमारे देश का, एक ग्लानि की एक भाषा है, मानो गिलानी की भाषा के रूप में दिल्ली को परिभाषित कर सकते हैं। दिल्ली कहते हैं कि कवि कहता है एक मरण है, मरण पौरुष का है, और दिल्ली एक छिन्न भिन्न जो अभिलाषा थी हमारी, मानो दिल्ली उसका आज प्रतीक बन गई है। विवश देश की छाती पर ठोकर की एक निशानी, कहते हैं दिल्ली क्या है, एक आज भारतवासी जो, यानी कि जो भारतवर्ष जो विवश है, उस विवशता भरे देश पर मानो जो ठोकर की एक निशानी के रूप में दिल्ली आज है। दिल्ली, और कहते हैं दिल्ली पराधीन भारत की जलती हुई कहानी, कवि कहते हैं आज जो पराधीन भारत है, आज उस भारत की अगर जलती हुई कहानी जो दिखाई पड़ रही है, तो वो उसका प्रतीक हम दिल्ली को ही कवि मानते हैं। कहते भरे मरे हुओं की ग्लानि, जीवितों के रण की ललकार, दिल्ली वीर विहीन देश की गिरी हुई तलवार। आगे फिर दिल्ली का बात करते हैं, कवि कहते हैं दिल्ली क्या है, मरे हुओं की ज्ञान, जो लोग मर चुके हैं उनके लिए एक ग्लानि की भावना है, यानी ग्लानि का प्रतीक है। जो जीवित हैं उनके रण की मानो ललकार के रूप में है। दिल्ली वीर विहीन देश की गिरी हुई तलवार, यानी कि वीर विहीन जैसे देश हो जाता है, जो देश होता है, मानो आज दिल्ली उस वीर विहीन देश के रूप में हमारे सामने आ रही, मतलब आज हमारे देश के योद्धा, देश के वीर आज नहीं दिखाई पड़ रहे, जो हमारे देश में अपने रह करके अपने देश का समर्थन कर सके। आगे कवि कहते हैं बरबस लगी देश के होठों, ये बरबस लगी देश के होठों से ये भरी जहर की प्याली, ये नागिन स्वदेश हृदय पर गरल लौटने वाली। प्रश्न चिन्ह भारत का, भारत के बल की पहचान, दिल्ली राजपुरी भारत की, भारत का अपमान। शुद्ध सीधे सीधे शब्दों में लेखक कवि ने वहां उस तत्कालीन स्थिति में जो दिल्ली के लोगों ने किया या राजनीतिक लोगों ने जो किया, उसका वर्णन कवि कहते हैं कि बरबस लगी, यानी कि एक बरबस मजबूरी में जो क्या है, ये एक जहर की प्याली के समान जो भारतवासी, भारत माता के जो होठों से ये लगी हुई है ये दिल्ली, और कहते हैं ये उस नागिन के समान है, जो ये अपने देश के हृदय पर जो विष उड़ेलने वाली और उसके हृदय पर लौटने वाली जो नागिन के रूप में आज वो दिल्ली हमारे सामने दिखाई पड़ रही है। और कहते हैं प्रश्न चिन्ह भारत का, ये भारत के सामने एक प्रश्न चिन्ह के समान है, भारत के एक बल की पहचान है। दिल्ली राजपुरी भारत, भारत की जो राजपुरी जो दिल्ली है, कहते हैं ये भारत के एक तरह से आज अपमान का प्रतीक बन चुकी है। कवि कहते हैं ओ समता के वीर सिपाही, कहो सामने कौन अड़ी, बल से दिए पहाड़ देश की, छाती पर ये कौन पड़ी। यह है परतंत्रता देश की, रुधिर देश का पीने वाली, मानवता कहता तू जिसको, उसे चबा कर जीने वाली। आगे कवि कहता है उस समता के वीर सिपाही, समता मतलब वही साम्यवादी विचार के या नीतियों के जो लोग, कवि कहते हैं कि वो समता को मानने वाले या साम्यवादी विचारों को मानने वाले वो वीर सिपाहियों, कहिए सामने कौन अड़ा है, कौन सी स्थिति, स्थिति आ पड़ी है आपके सामने, बल से दिए पहाड़ देश की, छाती पर ये कौन पड़ी। कहते हैं कि इतने बलशाली इस पहाड़ के समान इस देश के सामने आज ऐसा कौन है, कौन सी स्थिति है, कौन सी परिस्थिति है जो आज ऐसी समस्या है जो आज आज अड़ी पड़ी है यहाँ पर। कहते हैं ये है स्वतंत्रता देश की, रुधिर देश का पीने वाली, मानवता कहता तू जिसको, उसे चबा कर जीने वाली। ये पहाड़ के नीचे पिसता वह मनुष्य का प्रिय नहीं, इसका मुख्य प्रयास स्वयं ही, क्या उज्जवलतम शेह नहीं। कवि यहाँ पर प्रश्न करते हैं ये देश की परतंत्रता है, जो कैसी परतंत्रता है, ये परतंत्रता देश का ये रुधिर पीने वाली ये परतंत्रता है। और कहते हैं कि उस मानवता को मानव चबा करके, मानवता को खत्म करके जीने वाली ये परतंत्रता है। कहते हैं ये आज उस पहाड़ के नीचे, मानो उस परतंत्रता रूपी उस पहाड़ के नीचे, कहते हैं कि आज वो मनुष्य, कहते हैं कि मनुष्य जो पिस रहा है, कहते हैं कि उस मनुष्य का क्या कोई प्रेम नहीं, कोई स्नेह नहीं, इस मुक्ति का प्रयास स्वयं, इसका मुक्ति प्रयास स्वयं ही, क्या उज्जवलतम श्रेय नहीं। कवि कहते हैं क्या इस परतंत्रता से मुक्ति का प्रयास नहीं करना चाहिए, क्या हमारे लिए ये उज्जवलतम नहीं होगा, ये हमारे लिए
श्रेष्ठता की बात नहीं होगी? क्या हमें इसके लिए प्रयास नहीं करना चाहिए इस परतंत्रता से मुक्ति के लिए? तो कटे, यह जो कटे वीर सुत माँ के, यह जो बही रुधिर की धारा, यह जो डोली भूम देश की, यह जो कांप गया नभसारा, ये जो उठी शौर्य की ज्वाला, ये जो खिला प्रकाश, ये जो खड़ी हुई मानवता, रचने को इतिहास कवि बताते हैं कि ये जो आज कटे वीर, यानी कि जो अपने वीर, ऐसे वीरों की माएं, जिनके पुत्र, जिनके शीश कट गए हैं, ऐसे जिनके हृदय, जो रुधिर की धारा जिनके हृदय से बह रही है, जिनके शरीर से बह रही है, और ये जो डोली भूमि देश की, ये, और कहते हैं जिससे क्या, ये जो देश की भूमि मानो एक डोल सी रही है, मानो संपूर्ण नभ कांप सा रहा है, ये जो सौर्य की ज्वालाएं उठ रही हैं, ये जो प्रकाश खिल रहा है, कवि कहते हैं ये जो खड़ी हुई मानवता, रचने को इतिहास, कोटि कोटि सिंहों की ये जो उठी मिलित दहाड़, ये जो सिर छिपे सूर्य शशि, ये जो हिलने लगे पहाड़, सो क्या था विस्फोट अनर्गल, बाल कौतूहल नर प्रमाद था। देखो कवि यहाँ पर उसी आंदोलन का जिक्र करते हैं कि जो कुछ ये सब हुआ, ये ना, ये जो मानवता को एक इतिहास को रचने के लिए जो सारे आंदोलन हो रहे हैं, करोड़ों करोड़ों सिंहों के समान जो वीर दहाड़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, जो छिपे हुए एक सूर्य और चंद्रमा के समान है, जो पहाड़ों को से हिलाने वाले एक योद्धा के रूप में है, कहते हैं आज ये सब कुछ हमारे देश में, अगर इस स्वतंत्रता को भगाने के लिए, इस अंग्रेजों को भगाने के लिए सारे प्रयास हो रहे हैं, तो कभी कहते हैं तो क्या था ये, सो क्या था विस्फोट अनर्गल, क्या ये जो आंदोलन था, ये सारी चीजें थी, ये क्या व्यर्थ था, इसका कोई मतलब नहीं था? क्या हमारा मतलब नहीं बनता, क्या हमारा कर्तव्य नहीं था कि इनके साथ मिलकर के हम उस इनके कार्य को और सफल बनाते? कवि कहते हैं क्या बाल कौतूहल नर प्रमाद था? कवि कहते हैं कि क्या ये केवल बाल कौतूहल, यानी कि बच्चों के द्वारा जैसे जो किए गए क्रियाकलाप एक कौतूहल सा था, केवल या लोगों का एक क्या प्रमाद था, या निष्पेषित मानवता? कवि कहते हैं निष्पेषित मानवता का ये, कहते हैं कि मतलब निष्पेषित मानवता, यानी ये क्या केवल ये पिसी हुई, निष्पेषित मतलब दबी कुचली, जो पिसी हुई जो ये मानवता है, क्या सिर्फ उसका एक प्रमाद था, एक कौतूहल था बच्चों जैसा? क्या ये सारी चीजें व्यर्थ थी जो कुछ हुआ? कवि कहता है क्या न भयंकर सूर्य नाद था इस उद्वेलन बीच प्रलय का, था पूरित उल्लास नहीं क्या, लाल भवानी पहुंच गई है भारत भूमि के पास नहीं क्या? देखो लाल भवानी, जापान से जब युद्ध हो रहा था, कहते हैं कि उस समय ऐसा कुछ स्थिति थी कि लग रहा था कि वो हमारे देश पर कब्जा कर लेगा, तो उसी सब का वर्णन कवि करते हैं कि ऐसा क्या भयंकर ये सूर्य नाद था। आज ये जो प्रलय की स्थिति थी, कवि कहते हैं ये जो लाल भवानी, यानी वो मॉस्को की जो सेना है, क्या भारत भूमि के पास नहीं पहुंच गई है? क्या वो फिर से, मतलब कि वही कवि कहते हैं कि लाल भवानी पहुंच गई है भारत भूमि के पास नहीं क्या? कवि वो वर्णन करते हैं कि क्या वो हमारे देश की सीमा तक नहीं पहुंच गई है? फूट पड़ी है क्या ना प्राण में नए तेज की धारा, गिरने को हो रही छोड़कर नींव नहीं क्या कारा, ननपत के पद में जब तक है बंधी हुई जंजीर, तोड़ सकेगा कौन विषमता का प्रस्तर प्राचीर। ठीक है, कवि कहते हैं कि आज फूट पड़ी क्या न प्राण में, क्या न प्राण में नए तेज, क्या कहते हैं कि प्राणों में क्या फिर से एक नए तेज की धारा नहीं फूट पड़ी है क्या गिरने को, या क्या ये न्यू की, यानी कि आज ये न्यू क्या फिर से गिरने के लिए बेचैन नहीं हो रही है? क्या ये जो बंधी हुई जंजीरें हैं पैरों में, क्या कहते हैं, पर जब तक ये जंजीरें बंधी हुई हैं, कवि कहते हैं जब तक, तब तक इस विषमता का, ये विषमता रूपी जो प्रस्तर है, प्राचीन प्रस्तर है, पत्थर है, कवि कहता है इसको कौन तोड़ सकेगा? जब तक ये विषमता की भावना हमारे अंदर बनी रहेगी, जब तक हमारे अंदर एक आपसी प्रेम नहीं होगा हम आपस में, तब तक ये विषमता के जब तक भाव नहीं खत्म होंगे, तब तक ये सारी चीजें खत्म नहीं हो सकती। कवि कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पंक्तियां आपने सुनी भी होंगी, दहक रही मिट्टी स्वदेश की, खौल रहा गंगा का पानी, प्राचीरों में गरज रही जंजीरों से कसी जवानी, ये प्रवाह निर्भीक तेज का, ये अजस्र यौवन की धारा, अनवरुद्ध ये शिखा यज्ञ की, ये दुर्जय अभियान हमारा। कवि कहते हैं कि आज देश दहक रही, यानी हमारे देश की जो मिट्टी है वो मानो दहक सी रही है, गंगा माता का पानी भी मानो एक खौलता सा नजर आ रहा है, प्राचीरों में, यानी आज बड़े प्राचीरों के अंदर जो जंजीरों में कसी हुई, यानी कि जो हमारे युवा है, मानो उस कसी हुई जंजीरों से मानो वो आज वो गरज से रहे हैं। ये, और ये कैसा, ये जो प्रवाह है, कहते हैं एक निर्भीकता का प्रवाह, एक तेज का प्रवाह
है और एक यौवन की जो धारा कहते हैं जो दिखाई पड़ी, मतलब हमारे देश का युवा, यानी कि अगर आज वो अपनी यानी कि एक यज्ञ की अनवरुद्ध ये शिखा यज्ञ की ये दुर्जय अभियान, हमारा कवि कहते हैं कि आज जब हम सब ये एक विषमता रूपी इस चीज को मिटाएंगे, जब ये सारे सब हम एक साथ मिलकर के तेज के साथ इस यज्ञ में कूदेंगे, तो ये हमारा अभियान, ये जो अभियान है, कहते हैं हम इस पर जरूर सफल होंगे। और कहते हैं ये सिद्ध अग्नि प्रबुद्ध देश की जड़ता हरने वाली, जन जन के मन में बन पौरुष शिखा बिहरने वाली, अर्पित करो समझ आओ है हे समता के अभियानी, इसी कुंड से निकलेगी भारत की लाल भवानी। कवि कहते हैं कि आज ये जो सिद्ध अग्नि है ना, ये प्रबुद्ध, ये जो देश की ये जो सिद्ध अग्नि है, ये यही क्या है, हमारे देश की इस जड़ता को आज हरेगी, इस देश की जड़ता को हरने वाली यही सिद्ध अग्नि है। आज जन जन के लोगों के मन में आज जो पौरुष की ये जो शिखा बह रही है, ये जो उनके अंदर से ये वीरता के भाव उमड़ रहे हैं, कवि कहते हैं आज सभी आ जाओ हे समता के अभियानी, हे साम्यवादियों, हे समता की भावनाओं को मानने वाले, उस अभियान को चलाने वाले, आ जाओ सभी, सभी अर्पित करो, सभी एक साथ हो जाओ। और कहते हैं आज इसी कुंड में सब एक साथ मिलकर के, कहते हैं आज इसी कुंड से, आज वो जैसे मास्को की वो लाल भवानी, कहते हैं आज भारत की लाल भवानी, कहते हैं इन्हीं के बीच से निकलेगी, जो हमारे देश को इन परतंत्रताओं से मुक्ति दिलाएगी। तो कहते हैं हाँ, भारत की लाल भवानी, जमा कुसुम के हारों वाली, सिवा रक्त रोहित वसना, कबरी में लाल सितारों वाली, कर में लिए त्रिशूल कमंडल, दिव्य शोभनी सुरसरी स्नाता, राजनीति की अचल स्वामिनी, साम में धर्म ध्वज धर की माता। कैसी होगी भारत की लाल भवानी, कवि कहते हैं जी युवा होगी, जमा कुसुम के हारों वाली, यानी युवाओं के मानो उसके गले में हार पड़ा होगा, युवा पुष्पों के जवानी रूपी यानी फूलों के मानो हारों को धारण करने वाली, शिवा के समान जो रक्त रोहित, जिसका वसन होगा, वस्त्र होंगे जिसके रक्त से रंजित, जिसके वसन होंगे, कबरी में लाल, कबरी का मतलब होता है एक मतलब नक्काशी जैसा होता है, जैसे उसमें एक सितारों वाली वो नक्काशी का मतलब एक लकड़ी पर की जाने वाली एक नक्काशी होती, कबरी बोलते हैं। और कहते हैं कि आज कर में जिसके त्रिशूल होगा, कमंडल होगा, जो दिव्य शोभायमान हो रही होगी, सुरसर स्नाता, सुरसर मतलब जो गंगा में स्नान किए होगी, राजनीति की जो एक अचल स्वामिनी के रूप में होगी, साम्य जो साम्यवादी होगी, धर्म ध्वज के तले जो धर्म ध्वजी होगी, और धर्म ध्वज को जो धारण करने वाली ऐसी वो भारत की माता होगी। भारत भूमि की मिट्टी से श्रृंगार सजाने वाली होगी, यानी वो क्या करेगी, हमारे भारत की जो भवानी होगी वो भारत माता होगी, कैसी, भारत की ही मिट्टी से, यानी कि वो क्या करेगी, वो श्रृंगार करने वाली होगी, अपने को सज्जित करने वाली होगी, चढ़ हिमाद्रि पर विश्व शांति का शंख बजाने वाली, और हिमाद्रि यानी हिमालय पर चढ़ करके विश्व शांति का शंख बजाने वाली वो होगी। और कभी कहते हैं दिल्ली का नभ दहक उठाइए, श्वास उसी कल्याणी का, चमक रही जो लपट चतुर्दिक, अंचल लाल भवानी का। कवि कहते हैं कि आज जो दिल्ली के आकाश में ये दहकता है, ये जो विद्रोह की स्थिति दिखाई पड़ रही है, जो दिल्ली का नभ ये जो दहक रहा है, कहते हैं ये उसी लाल भवानी का, उसी कल्याणी का क्या है, उसके श्वासों की मानो आहट सी है, जो क्या करी, चमक रही जो लपट, जो चारों तरफ जो लपटें दिखाई पड़ रही हैं, उसी लाल भवानी का क्या है, मानो आंचल है। कवि कहते हैं खोल रहे जो भाव वन्य में ये है आशीर्वाद उसी के। कहते हैं आज जो एक तरह जो भावनाएं दिख रही, जो भाव दिख रहे हैं, मानो उसी भवानी का एक आशीर्वाद के रूप में है। कहते हैं जय भारत के तुमुल रोर में गुंजित संगर नाद उसी के, दिल्ली के नीचे मर्दित अभिमान नहीं केवल है। तो ये कहता है ये जय भारत का तुमुल रोर मतलब एक रणभेरी जो बज रही है, जय भारत की जो रणभेरी बज रही है, कहते हैं उसमें उसी के ये नाद गुंजित हो रहे हैं, उसी के ये स्वर दिखाई पड़ रहे हैं, जो जय भारत की ये रणभेरी सी बजा रही है। और कहते हैं दिल्ली के नीचे मर्दित अभिमान नहीं केवल है, दबा हुआ शत लक्ष नरों का अन्न वस्त्र धन बल है, दबी हुई इसके नीचे भारत की लाल भवानी है, ये जो तोड़े ये दुर्ग वही क्षमता का अभियानी है। कभी कहते हैं आज दिल्ली के नीचे, यानी केवल अभिमानी, दिल्ली के नीचे मतलब दिल्ली के नीचे कहते हैं केवल अभिमान ही मर्दित नहीं है, अभिमान ही नहीं
कुचला गया। यहाँ क्या है, सैकड़ों लाखों लोगों के क्या है, अन्न वस्त्र और धन बल का, यानी कि इसमें धन बल दबा हुआ है। इसके नीचे क्या है, मानो भारत की वो लाल भवानी मानो इसके नीचे दबी हुई है। और कहते हैं ये, और इसको जो तोड़ देगा है ना, जो इस दुर्ग को तोड़ेगा, जो इस दिल्ली के एक तरह से दुर्ग को तोड़ेगा, कहते हैं वही सही अर्थों में उस समता का भी, यानी उस साम्यवादी विचारों की, साम्यवादी नीतियों का जो समर्थक करता है, कहते हैं वही इसका, उस अभियान का एक सच्चा वही होगा। मूव MOOV।